Hello students. This is our lecture regarding the application of your dimensional analysis. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, बट ड्यू टू द लॉट्स ऑफ इंटरप्शन और वॉइस क्रैकिंग ड्यू टू द नेटवर्क इशू आप थोड़ा क्लियर नहीं होता, तो मैं एक बार फिर से इसके वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको और साथ ही इसमें आगे के टॉपिक। तो देखिए, हमें डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। सो यू नो वेरी वेल, डायमेंशंस हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डायमेंशनल फॉर्मूला आर द वे ऑफ राइटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। और उसकी एप्लीकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस याद होनी चाहिए। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई भी थी, राइट। तो देखिएगा, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए फोर्स MLT-2, ठीक है। वर्क एनर्जी, ये मैं आपको आज नोट्स भी शेयर करूँगा इसके साथ साथ, और साथ ही आपकी NCERT की पीछे बुक में भी गिवन है। तो प्लीज़ बेटा, स्टार्टिंग की जो 30-35 हैं उनको ज़रूर याद करिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट डायमेंशनल हमारे पास में अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद नहीं होगा तो हम ये डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। हमें सिर्फ उनका, और आपको बनाना भी मैंने सिखाया था कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास में 3 सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होती हैं डायमेंशन एनालिसिस की। सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। जब हमने यूनिट्स पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी और क्या होती हैं, फिजिकल यूनिट्स क्या होती हैं, तब हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास में एक ही यूनिट फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होती हैं और उनके लिए हमने सिस्टम बनाया हुआ है, राइट। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, ये हम डिस्कस करें। डायमेंशनल एनालिसिस की ये एक एप्लीकेशन हुई। दूसरा है हमारे पास में ड्राइव एन इक्वेशन। अगर हमारे पास में कोई एक फॉर्मूला या रिलेशन, आपको वेरिएबल्स गिवन है, से देयर इज ए फोर्स इज गिवन, हमें कह दिया है कि किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है और जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। यानी फोर्स जो है वो हमारा मास पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। सो हमें क्या करना है, एक रिलेशन ड्राइव करना है उसके बीच में। सो दिस इज सेड टू बी टू ड्राइव एन इक्वेशन। सो मीन्स वी हैव टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज आर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन। हमारे पास में कोई गिवन इक्वेशन है, यानी हमें कोई इक्वेशन दे दी गई है इस बार, जैसे F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA, मैंने इक्वेशन लिख दी। आपको ये बताना है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से क्या ये करेक्ट है या नहीं, राइट। तो हमें यही चेक करके बताना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। सो साथ ही इसी एप्लीकेशन में हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास में कोई गिवन फॉर्मूला है और हमें कोई वेरिएबल उसमें से किसी एक अननोन कांस्टेंट या वेरिएबल आपको दे दिया है और उसकी डायमेंशन हमसे पूछ ली है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, एनी कांस्टेंट, जो भी हमारे पास में कांस्टेंट्स होते हैं जो विच आर कांस्टेंट, ठीक है, दे डजंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। कुछ हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले जरूर होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने फोर्स पढ़ा ग्रेविटेशन चैप्टर में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा, तो दैट इज ए कांस्टेंट विच हैव द डायमेंशंस, उसका अपना एक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ऐसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसका भी अपना एक आपका होता है। लेकिन अगर कोई हमारे पास में लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 या इस तरीके से कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है, 4 पाई या इस तरीके, दीज कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। रिमेंबर दिस थिंग, प्लीज फिर से रिपीट कर रहा हूं। सो डायमेंशनल एनालिसिस में देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनकी सेम डायमेंशंस होती हैं, क्योंकि ये आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, राइट। सो देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल, स्ट्रेस एंड प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की सेम डायमेंशंस होती हैं, जैसे मैंने उसे, क्योंकि जिसका फॉर्मूला सेम होगा उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। वर्क और एनर्जी, वर्क का फॉर्मूला भी यही होता है,
जो इसकी एनर्जी भी, तो सेम हमारे पास में सेम डायमेंशन में फॉर्मूला लगते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ हमारे पास में पेयर्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के जिनकी सेम डायमेंशंस होती है। आप अगर अपने उसमें देखेंगे अपेंडिक्स में, देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशंस। कुछ कांस्टेंट्स होते हैं विच हैव द डायमेंशंस, कुछ कांस्टेंट होते हैं विच डज नॉट हैव द डायमेंशंस, राइट। जैसे मैंने बताया कुछ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप कैपिटल जी से डिनोट करते थे, राइट। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट होता है कैपिटल जी जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ऐसे और भी हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में कांस्टेंट होते हैं विच हैव द डायमेंशंस। कुछ रेस्ट ऑफ द कांस्टेंट डज नॉट हैव द डायमेंशंस, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी भी होती है हमारे पास में जो जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट have any dimensions are known as dimensionless quantity। उनको हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारी होती हैं, आप पढ़ेंगे अपनी स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, एक रेशो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ, तो डायमेंशन कितनी होगी हमारी, जीरो। तो जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जीरो होती है उसको हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसी फिजिकल काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, आप अपनी लिस्ट में देखेंगे अपेंडिक्स में, वहाँ पर आपको मिलेंगी, राइट। अब देखिए, तो पहली एप्लीकेशन हमारी टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। अब हम अपनी एप्लीकेशन पे आते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में। जैसे हमारे पास में MKS है, CGS है, FPS है, या कोई आर्बिट्रेरी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम आपका कोई भी हो सकता है, आपका फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स का जो सिस्टम होता है, एनी सिस्टम विच इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड आर सेड टू बी योर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास में पहली एप्लीकेशन है आपके पास इसके लिए कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा। इसके लिए जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास में 3 एप्लीकेशन है, राइट। सो दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन योर प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द टू, ये दोनों जो बची हैं हमारे पास में, ये दोनों हमारे पास में होती हैं, दीज आर बेस्ड ऑन योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन हमारे पास क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन हमें कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सिस्टम में हो, उसकी जो क्वांटिटी होगी, राइट, उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल रिमेन सेम। तो ये तो हमें वैसे भी पता है। आपके पास में अगर से मान लीजिएगा आप 1 किलोग्राम एप्पल खरीद के लाए, 1 किलो सेब खरीद के लाए, अब बेटा आप उसे MKS में मेजर करें, CGS में मेजर करें, FPS में, उसकी वैल्यू तो 1 kg होगी ना। 1 kg हमेशा आपका क्या रहेगा, उतनी ही वैल्यू रहेगी। मान लीजिएगा 1 किलो में अगर आप उसे CGS में मेजर करेंगे तो दैट विल बी सेड टू बी योर 1000 ग्राम, ठीक है। FPS में मेजर करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू होगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो अपने आप में 1 kg में जितने एप्पल चढ़ने चाहिए या जितनी होनी चाहिए उसकी क्वांटिटी, दैट विल रिमेन सेम। ऐसा नहीं है कि अगर हम MKS से CGS में जाएंगे तो हमारी जो क्वांटिटी है दैट विल रिमेन चेंज, वो सॉरी दैट विल चेंज।
तो वो चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, दैट विल रिमेन सेम। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन कहता है। सो दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन विच स्टेट्स दैट एवरी फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम व्हेन इट इज मेजर्ड इन एनी ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर की जाए उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहती है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, Q एक क्वांटिटी है, उसको लिखते हैं हम NU। N उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, U उसकी यूनिट होती है। जैसे मैंने आपको बताया 1 kg एप्पल, तो 1 kg, तो 1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, kg आपका यूनिट हो गया। तो इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा लिया, मान लिया आप किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन, तो 10 इज द वैल्यू एंड न्यूटन इज द यूनिट। तो हम हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे ही लिखते हैं, उसकी यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू ऑलवेज रिटन एज NU। सो दिस Q विल रिमेन कांस्टेंट चाहे आपका सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी हो। मान लीजिए हमारे पास में दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, से Q1 एंड Q2। सो Q1 में हमारे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, U1 यूनिट चेंज हो सकती है, Q2 आपके पास N2, ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में चेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यू, दिस वैल्यू, द क्वांटिटी विल रिमेन सेम, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। सो दिस Q1 इक्वल टू Q2 N1। अगर हमें N2 फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमें N2 ही फाइंड आउट करना होता है, दैट विल बी N1 इंटू में U1 अपॉन U2। U1 और U2 क्या है, आपकी यूनिट्स हैं, यानी उसके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो हम फिजिकल क्वांटिटी को, जिसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। और N1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और N2 हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। सो 1 है, यहाँ पर हम दो लेके चलते हैं, 1 और 2। 1 वो सिस्टम है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, 2 वो सिस्टम है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, राइट। सो कन्वर्ट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। देखिएगा, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दिस कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन एंड कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इससे अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आप NCERT में या हमारे असाइनमेंट जो भी आपको मिलेंगे, उसमें बेटा आपको सभी उसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी या दे दी जाती है। ये दो ऐसी यूनिट हैं, एक डाइन और एक आर्क, जिसमें बहुत कम मतलब कुछ बच्चों को इसका पता है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो डाइन इज नथिंग, इट इज जस्ट एन CGS यूनिट ऑफ फोर्स। आपको पता है न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, बट इट इज इन CGS। सो न्यूटन इज द फोर्स की यूनिट है हमारे पास में MKS में, और डाइन हमारे पास फोर्स की यूनिट है CGS में। और हमेशा एक ही चीज याद रखेंगे बेटा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको फोर्स को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करना। फिर से बता दूं, एप्लीकेशन है हमारी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी सेम, क्वांटिटी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको जब भी कोई ऐसा सिस्टम नजर आए जिसमें ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपको एक यूनिट आ रही हो, दूसरी यूनिट समझ में ना आ रही हो, तो आप वैसे भी समझ जाना, ठीक है, कि ये अगर न्यूटन हमें समझ में आ रहा है तो न्यूटन मतलब फोर्स है, राइट। तो डाइन भी फोर्स की ही यूनिट होगी। अब हमें सिर्फ सिस्टम देखना है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फोर्स को ही कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूटन अगर फोर्स है ये MKS में, तो डाइन आपका फोर्स CGS में। तो हमें इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है MKS सिस्टम को CGS सिस्टम, राइट। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट MKS इनटू, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन। तो देखिए, हमेशा फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैंने बताया था Q इज इक्वल टू NU, इसी तरीके से लिखी जाती है NU। ये सिस्टम है जिसे कन्वर्ट करना है, यानी 1 हो गया N1 आपका हो गया U1, N1 U1 कन्वर्ट करना है N2 U2, यानी इसकी वैल्यू बतानी है कितने डाइन, हाउ मेनी डाइन, N2 U2। N1 है हमारा 1, U1 है हमारे पास में यूनिट है, दैट इज योर न्यूटन, N2 हमें निकालना है, U2 आपके पास डाइन, ठीक है। तो हम याद रखने के लिए आप कहीं पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, जब हमें याद रहे U1 MKS में है, U2 आपका CGS में, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला क्वांटिटी का होता है, ठीक है, इनका यूनिट्स का नहीं। फोर्स का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। व्हाट इज दिस, दिस इज MLT-2। वन सिस्टम में हम इसे सफिक्स में 1 1 1 लगा देते हैं अपनी याद रखने के लिए। 2 सिस्टम में इसको हम
टू 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 लगा देते हैं अपने याद रखने के, ठीक है, N1। तो फॉर्मूला हमारे पास में वही दिखेगा, N1U1 इक्वल टू N2U2, इसको याद रखिए बस। यहाँ से N2 इज इक्वल टू आ गया N1U1 अपॉन U2। तो U1, अब U1 की हमने वैल्यू रख दी, इसकी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जस्ट M1 और 2 सफिक्स में रखना है। अच्छा, एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जब तक हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे, टिल द टाइम वी विल यूज दिस डायमेंशनल फॉर्मूला, यू विल यूज ऑलवेज दिस स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा आप ये स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करेंगे। कोई भी बच्चा इस स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज नहीं करेगा जब तक हम MLT की फॉर्म में लिखेंगे। जब ये MLT आपका खत्म हो जाए, यानी इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, किसी और फॉर्म में लिख देंगे इसकी यूनिट की फॉर्म में, तब आप इसे हटा सकते हैं। लेकिन टिल द टाइम डू नॉट रिमूव दिस स्क्वायर ब्रैकेट। सो हमारे पास में ये हमने लिख दिया M1 L1 T1 की पावर -2, M2 L2 T2 की पावर -2। तो दिस इज योर M1 अपॉन M2। हमने सेम, उसके बाद क्या, कुछ नहीं करना होता आपको, सेम सेम यानी मास के साथ, लेंथ के साथ और टाइम के साथ, M1 M2 के साथ, L1 L2 के साथ और T1 T2 के साथ। देखिए T1 T2 की जो पावर है वो माइनस है, माइनस पावर से कभी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जब निगेटिव पावर होती है इसका मतलब वो अपोजिट है। यानी वो जो, अगर हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर -2 है, तो 5 की पावर -2 का मतलब है वो कि 1 अपॉन में 5 की पावर +2 है। जब वो पावर माइनस होती है तो वो नीचे चली जाती है, अगर नीचे माइनस होती है तो वो ऊपर आ जाती है। अपोजिट करना होता है, आपको पता है मैथमेटिक्स में, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ इनकी M1 L1 T1 M2 L2 T2 की वैल्यू रखेंगे। M1 क्या है, मास, किसमें, 1 मतलब MKS में मास। L1 क्या है, लेंथ, किसमें, MKS में। T1 क्या है, टाइम, किसमें, MKS में। M2 क्या है, मास, किसमें, CGS में। L2 लेंथ, CGS में। T2 टाइम, CGS में, राइट। तो अब हमने इसकी वैल्यू रख दी, सिर्फ हमने वैल्यू रखी है। एंड M1 इज अ मास इन MKS, यानी मास कितना होता है MKS में, kg। M2 is the mass in CGS, that's your gram. L1 is the length in MKS, that's your meter. L2 is the length in your CGS, that's your centimeter. T1 is the time in your MKS second, and T2 is the time in your CGS। टाइम आपका सेकंड में ही होता है, चाहे MKS सिस्टम हो या CGS सिस्टम। तो ये हमारे पास में 1 इंटू में, देखिए अब इसे कन्वर्ट कुछ नहीं करना है आपको। देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर हटा दिया। जब तक ये आप M1 MLT की फॉर्म में लिखेंगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। जब आप हटा देंगे तो इसके बाद ये आपका, आप कुछ नहीं करना, कन्वर्ट करना है। चाहे आप ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट करें या नीचे वाले को ऊपर वाले में कन्वर्ट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने 1000 ग्राम 100 से ये आ गया 1 की पावर -2। यही 1 की पावर -2 का इसका मतलब है कि 1 अपॉन में 1 की पावर 2, क्योंकि ये 1 है। 1 की पावर कुछ भी हो, माइनस हो या प्लस हो, डजेंट मैटर, 1 ही आना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और होता तो उसका इफेक्ट पड़ जाता। तो इसलिए याद रखेंगे, जब भी पावर माइनस हो इसका मतलब उसे आप नीचे लेके जाएंगे। तो 1 इंटू में 1000 इंटू में, तो ये आ गया 10 की पावर 5। तो N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 पावर 5। हम कह सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाई, राइट। ये एक क्वेश्चन आपको मैंने घर से दिया था फिर से। तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क। 1 जूल को आर्क में कन्वर्ट करना है। तो जूल जो है आपकी SI यूनिट होती है किसकी, यानी केस में यूनिट होती है एनर्जी की। आर्क भी आपकी एनर्जी की यूनिट होती है CGS में। आंसर मैं आपको बता दूं प्लीज, जिसने किया बहुत अच्छा, जिसने नहीं करा प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 आर्क आएगा, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शेयर किया था, आप पीछे से भी चेक कर सकते हैं अभी के लिए। लेकिन बाद में हमें ये याद रखने होंगे बेटा, क्योंकि विदाउट डायमेंशनल फॉर्मूला हम इनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज, प्लीज चेक कर रहे हैं ना, राइट। नाउ इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन। अगली एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू ड्राइव एनी इक्वेशन। कोई इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है। सो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
This application is based on your principle of homogeneity, and this principle of homogeneity which states that, क्या कहता है, क्योंकि ये खुद पूछ ले जाता है क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और subtracted, or you can say in any equation the dimensions of left hand side is same as in राइट हैंड साइड। सो ये हमारे पास में दो स्टेटमेंट इसके होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम डायमेंशन में हम सेम डायमेंशन ही ऐड करते हैं, प्लस या फिर हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में यानी दोनों तरफ की जो डायमेंशंस होंगी, बोथ साइड जो डायमेंशंस होंगी, दैट विल रिमेन सेम। आपको वैसे भी पता है, देखिएगा डायमेंशंस में हम सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ही ऐड कर सकते हैं। हम मीटर में हम मीटर ही ऐड कर सकते हैं, मीटर में किलोग्राम ऐड नहीं कर सकते, या मीटर में हम मीटर स्क्वायर ऐड नहीं कर सकते। मीटर में मीटर ही ऐड करेंगे, लेंथ में लेंथ ही ऐड करेंगे। ये अलग बात है कि हमारे पास में डिफरेंट यूनिट्स होती हैं एक ही क्वांटिटी की, जैसे मीटर की सेंटीमीटर में, वो हम कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन मीटर में किलोग्राम या मीटर में मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब ऐड नहीं कर सकते। So this is our principle of homogeneity. Only same dimensions can be added or same dimensions can be subtracted. And और किसी भी इक्वेशन में हमारे पास में जो दोनों साइड की जो डायमेंशंस होती हैं, बोथ साइड डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर हमारे पास में इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, आपने सभी ने पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इधर देखिएगा ये LHS है, ये RHS है। इसकी जो डायमेंशंस होगी इधर की डायमेंशंस की इक्वल होगी, यानी हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस। सेकंड थिंग, ये बीच में प्लस है, u और ए टी दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यानी u की जो डायमेंशंस होगी वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपका a इंटू टी का होगा। अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। चेक भी कर सकते हो आप, देखिएगा v आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 होता है, ठीक है। u भी आपकी वेलोसिटी ही होती है, देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी LT माइनस 1 होता है। a इंटू टी, यानी a आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 2, ठीक है। इंटू में t का डायमेंशनल फॉर्मूला t होता है क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। a इंटू टी देखिएगा आपके पास में LT, t की पावर माइनस 2 और t की पावर 1, जब भी ऐड मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये बचा आपका LT माइनस 1। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v, u एंड ए टी तीनों का LT माइनस 1 ही है, तभी ये इक्वेशन आपकी करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। सो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर क्लियर है तो हमारे पास में जो दोनों एप्लीकेशंस हैं वो आराम से इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई आपको ज़्यादा डाउट नहीं आएगा। सो नाउ विल डिस्कस टू ड्राइव एन इक्वेशन। हमें कोई इक्वेशन ड्राइव करनी है, अब वो हम कैसे करेंगे वो आपको बताएं, ठीक है। तो ड्राइव कैसे करेंगे इक्वेशन को, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, याद रखने बेटा, ठीक है। एक तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें याद होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगी, लेकिन उससे पहले टू फाइंड या टू आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
हमें जब भी कोई भी क्वेश्चन मेंशन होगा उसमें दो टाइप के वेरिएबल होंगे। इक्वेशन में दो ही टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। एक वो वेरिएबल जो डिपेंड करेगा, दूसरा वो जो डिपेंड नहीं करते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी समझाऊंगा मैं कैसे होते हैं। दूसरा, राइट डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिख लीजिए बस, ठीक है। नेक्स्ट, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड और फॉर ईच वेरिएबल। हर वेरिएबल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में शो हो गया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास में हम 3 स्टेप्स करने। सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उसके बाद में आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने और करेक्ट करना, राइट। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेके चलते हैं, कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। से देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी P विच डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको डिपेंड करेगी, 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, X, Y एंड Z। इस पर डिपेंड कर रही है बेटा X, Y और Z, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी P है, डिपेंड कर रही है X, Y, Z पे, यानी X, Y, Z तो क्या हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, यानी डिपेंड कर रहा है किस पे, X पे, Y पे और Z पे। लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना X, Y, Z में कि कितनी डायमेंशंस पे, यानी X पावर A, Y पावर B एंड Z पावर C, ठीक है। अब इनका कुछ नहीं करेंगे, हम डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे और इस A, B, C की हम वैल्यू निकालते हैं अपनी मैथमेटिकल फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स on the mass of bob m, length of string L and acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। जी, यह आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। सो हमारे पास में हम कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब। आपको पता है, आपने क्वेश्चन पढ़े हुए में जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम किस तरीके से वर्क करता है। तो सिंपल पेंडुलम है हमारे पास में, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है SHM, राइट। ये होता है बॉब जो लटका होता है, इसमें मास m। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, यू नोट द टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो हमें ये देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से सबसे पहले ये समझ जाना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो इसमें आप मुझे बताएंगे डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारे पास में टाइम पीरियड T, ठीक है।
अभी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है बेटा, देखिए मास पे, यानी यहाँ पर हम डिपेंड के लिए प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं एम पे। दूसरा डिपेंड उस पर कर रहा है लेंथ पे एल पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था, हम हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के इस फॉर्म में लिख लेते हैं। टी डिपेंडिंग ऑन एम एल जी इसकी पावर ए बी सी, आप इन्हीं ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास में, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, राइट। इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं किसी भी क्वेश्चन को, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, यानी ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है इसको हटा के हम ये लगा देते हैं कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज डायमेंशन लेस, कोई भी डायमेंशन इसकी नहीं होती है, नो डायमेंशन। ये सिर्फ आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, और ये हमारी लिमिटेशन भी है इस डायमेंशन एनालिसिस की, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता होती, इसकी वैल्यू कितनी है ये भी हमें नहीं पता होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो इतना काम हमने कर लिया, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। तो T इज इक्वल टू आज का आ गया K M पावर A L पावर B और G पावर C। हम हमेशा इतना काम कर लिया तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब तो सिर्फ डायमेंशन का खेल है। नाउ राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए T इज द टाइम, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है M0 L0 T होता है, क्योंकि ये क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। M भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका M ही होता है, इसलिए पावर A। L भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका L ही होता है, पावर B। G आपका एक्सेलरेशन है, यानी LT-2 इसकी पावर C। तो यहाँ पर हम इनकी पावर लगा लें, M की पावर A है, L की पावर B है, और यहाँ पर देखिए इधर L की पावर C है और T की पावर -2C। जब पावर की पावर होती है तो आपकी पावर में आपस में, यहाँ पर 1 थी तो C हो गई, और -2 था तो ये -2C है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ पावर। अब आपको कुछ नहीं करना होता बेटा, हमेशा इसे सॉल्व करके, पावर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके MLT की फॉर्म में लिखना होता है। इधर भी MLT की फॉर्म में लिखा होता चाहिए, इसीलिए मैंने T को सिर्फ खाली T नहीं लिखा, 0 लगा के लिखा है। इधर आप लिख सकते हैं M को M, L को L, ठीक है, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो M पावर A, L की पावर देखिए, L दो जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं जब क्वांटिटी मल्टीप्लाई में होती है। तो L की पावर B, L की पावर C, यानी L की पावर B प्लस C, और T की पावर -2C। आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के हमेशा उसे ऐसे MLT की फॉर्म में ले आएंगे जब भी आपको लिखना है, ठीक है। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि दोनों तरफ की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी देखिए यहाँ पर M की डायमेंशन A है और यहाँ पर M की डायमेंशन 0 है, तो यानी हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करना है। L की पावर है B प्लस C, कितना है? B प्लस C। यहाँ पर L की पावर है 0, यानी B प्लस C इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई B और C में, ठीक है। T की पावर है -2C और इधर T की पावर है 1, यानी कितना हो गया, -2C इज इक्वल टू 1। तो C इज इक्वल टू हो गया आपके पास में -1/2। C की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन है आपके पास में B और C में, आप इसे सोल्व कर लेंगे तो B इज इक्वल टू -C, B इज इक्वल टू -1/2, यानी B की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। तो हमारे पास में 3 वैल्यू थी, ये 3 कांस्टेंट थे A B C। अगर कोई और फिजिकल क्वांटिटी होती, हो सकता है 4 कांस्टेंट होते या 2 ही होते, जितने भी, तो हमें हमेशा इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है डायमेंशंस की। तो तीनों की वैल्यू निकल गई, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1/2 है और C की वैल्यू -1/2।
आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है। ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, जो हमने टाइम पीरियड की बनाई थी, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आ गया आपका। यानी t इज इक्वल टू के m की पावर 0 l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। ठीक है, तो देखिए जिसकी पावर 0 वो तो उसकी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, ये तो खत्म ही हो गया यहाँ पर। तो t इज इक्वल टू के l की पावर 1/2 और देखिए इसकी पावर माइनस है। जब पावर माइनस आएगी किसी की भी तो आप उसे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ है तो ये न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, g की पावर 1/2 हो जाएगी +4। ठीक है, अब t इज इक्वल टू के, देखो इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1/2 हम दोनों को कह सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, तो l/g की पावर 1/2। ठीक है, सो दिस आपको पता है 1/2 मतलब होता है अंडर, सो t इज इक्वल टू आ गया k√l/g। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। इस k की वैल्यू हमें नहीं पता होती, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे आप, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो मैं आपको बता रहा हूँ k इज इक्वल टू 2π होता है, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जब भी आपको अगर पता है तो लिखेंगे बाई एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 2π, सो t इज इक्वल टू 2π√L/g। Please remember this thing, if you don't know the value of k, then please don't write, just write your answer here. So t is equal to 2π√L/j। ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप आज के लिए आपकी सेकंड एप्लीकेशन समाप्त हुई। तो प्लीज़ इस पर देखिए, आप एक बार ये क्वेश्चन फिर से दोबारा करके देखिएगा और कुछ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, एक आध क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए इसमें, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपकी थर्ड एप्लीकेशन बताएं। ओके, थैंक यू।